मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं? उम्मीद है आप लोग मजे से होंगे। तो हम लोग हिंद चीन में राष्ट्रवादी आंदोलन का अध्ययन कर रहे थे और इसमें हम लोगों ने जाना था कि हिंद चीन में फ्रांसीसी उपनिवेश का उद्देश्य क्या था। आज हम पढ़ेंगे हिंद चीन में फ्रांसीसी उपनिवेश। आज हम पढ़ेंगे हिंद चीन में फ्रांसीसी हिंद चीन में फ्रांसीसी उपनिवेश। हिंद चीन में फ्रांसीसी उपनिवेश, इसका अध्ययन आज हम लोग करेंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों, जैसा कि हम लोग जानते हैं या भारतीय राष्ट्रवाद के बारे में या अन्य राष्ट्रवाद के बारे में जब भी हम लोगों ने पढ़ा होगा, ये देखा होगा कि जब भी उपनिवेशों का शोषण शुरू किया गया तो ये शोषण व्यापारिक नगरों, बंदरगाहों और शहरों से होता हुआ गांवों की ओर पहुंचा था। इसी तरह फ्रांसीसियों ने भी प्रारंभिक शोषण जो है वह बंदरगाहों और जो है ना व्यापारिक नगरों से शुरू किया और धीरे धीरे उन्होंने भीतरी ग्रामीण इलाकों में आना शुरू किया और ग्रामीण किसानों का शोषण शुरू किया। इसके बाद वे लोग आदिवासी क्षेत्रों में भी प्रवेश किए और उन क्षेत्रों में जो है ना अपना शोषण शुरू किया। तो जो हिंद चीन था उसमें तोंगकिन के जीवन का आधार लाल घाटी थी। तोंगकिन के जीवन का आधार क्या था? लाल घाटी थी। तोंगकिन के जीवन का आधार लाल घाटी था। लाल घाटी था। तोंगकिन के जीवन का आधार लाल घाटी था, जबकि कंबोडिया का मेकांग नदी का मैदानी क्षेत्र था। कंबोडिया जो था, कंबोडिया के मेकांग नदी का मैदानी क्षेत्र और कोचिन चीन के जो कोचिन चीन था उसका मेकांग का डेल्टा क्षेत्र था। चीन से जितने भी सटे राज्य थे उनमें खनिज संसाधन, चीन से सटे राज्यों में खनिज संसाधन कोयला, टीन, जस्ता, टंगस्टन, क्रोमियम आदि मिलते थे और पहाड़ी इलाकों में रबर की खेती होती थी तथा मैदानी क्षेत्र में धान की खेती की जाती थी। जो हिंद चीन का ग्रामीण इलाका था उनकी समृद्धि का यही पहचान था। हिंद चीन के ग्रामीण इलाकों में जो तोंगकिन था, तोंगकिन के जीवन का आधार लाल घाटी था। जबकि कंबोडिया की बात करें तो कंबोडिया के जीवन का आधार मेकांग नदी का मैदानी क्षेत्र था, वहीं कोचिन चीन का मेकांग का डेल्टा क्षेत्र था। तो हम लोग जानेंगे कंबोडिया का मेकांग नदी का, मेकांग जो नदी थी उस मेकांग नदी का मैदानी क्षेत्र, मैदानी क्षेत्र, ये कंबोडिया के जीवन का आधार था। और कोचिन चीन की बात करें एवं कोचिन चीन का मेकांग का डेल्टा क्षेत्र था। मेकांग का डेल्टा क्षेत्र था। अगर चीन से सटे राज्यों की बात करें तो चीन से सटे राज्यों में जो ऐसा क्षेत्र जो चीन का बॉर्डर बनाता था, चीन की सीमा से सटता था, उनमें खनिज संसाधन था। राज्यों में खनिज
खनिज संसाधन। खनिज संसाधन में क्या था? कोयला, खनिज जो वहां से प्राप्त किए जाते थे, तो खनिज में कोयला, टीन, जस्ता, कोयला, टीन, जस्ता, क्रोमियम, और टंगस्टन मिलता था। टंगस्टन मिलता। तो कहने का मतलब ये हुआ कि जो भी औद्योगिक क्षेत्र था या जो भी समृद्ध क्षेत्र था वो यही था, हिंद चीन का। तो सर्वप्रथम फ्रांसीसियों ने क्या किया? शोषण करना शुरू किया, लेकिन वो शोषण के साथ साथ क्या किया? कृषि उत्पादकता को बढ़ाने का भी काम किया, क्योंकि उन लोगों को जो भी आय प्राप्त होती थी कृषि उत्पादकता से ही प्राप्त होती थी। इसीलिए उन लोगों ने कृषि उत्पादकता को भी बढ़ाने का काम किया और इसके लिए वे लोग जल निकासी का समुचित प्रबंध किया। दलदली भूमि, जंगल आदि में कृषि क्षेत्र को बढ़ाया जाने लगा। इन प्रयासों का ही परिणाम था कि सन 1931 ईस्वी तक वियतनाम विश्व का तीसरा सबसे बड़ा चावल निर्यातक देश बन गया। यह फ्रांसीसियों के प्रयत्न का परिणाम था कि उन लोगों ने कृषि उत्पादकता को बढ़ाने के लिए जल निकासी का व्यवस्था किया, दलदली भूमि का विकास खेती के रूप में किया, जंगल आदि में कृषि क्षेत्र को बढ़ाया गया। तो ये सारे प्रयास सफल साबित हुए और 1931 ईस्वी तक स्थिति यह रहा कि वियतनाम विश्व का तीसरा बड़ा चावल निर्यातक देश बन गया। 1931 तक वियतनाम विश्व का तीसरा सबसे बड़ा चावल निर्यातक देश बन गया। इस तरह से फ्रांसीसी शोषण तो कर रहे थे, शोषण के साथ कृषि उत्पादकता को भी बढ़ाने का प्रयास किया जा रहा था। वे लोग जो है ना कि रबर बागानों में, फार्मों में, खानों में जो मजदूर थे उनसे एक तरफा अनुबंध व्यवस्था पर मजदूरी करवाते थे। अब आप लोगों को सोच रहे होंगे कि एक तरफा अनुबंध मजदूरी क्या है? तो एक तरफा अनुबंध मजदूरी यह है कि उसमें क्या होता है ना कि मालिक को असीमित अधिकार प्राप्त होते हैं। जब एक तरफा अनुबंध के द्वारा जो खेती कराई जाती है, जब कोई भी मजदूरी कराया जाता है, तो मजदूरों को किसी भी प्रकार का अधिकार नहीं होता है, जबकि मालिक को असीमित अधिकार प्राप्त होता है। तो इसमें एक तरफ अधिकार है और एक तरफ अधिकार नहीं है, इसीलिए इसको एक तरफा अनुबंध कहा जाता है। तो एक तरफा अनुबंध के द्वारा वे लोग मजदूरी करवाते थे। एक कहने का मतलब कि जमींदारी प्रथा वहां एकदम अपने विकृत रूप में पहुंच चुकी थी। हालांकि इसी दौरान पूरे उत्तर और दक्षिण हिंद चीन में देखा जाए तो कुछ रचनात्मक विकास भी तीव्र गति से हो रहा था। अर्थात शोषण तो कर ही रहे थे, लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर भी डेवलप कर रहे थे, आधारभूत संरचनाओं का भी विकास कर रहे थे। लोगों का शोषण एकदम चरमोत्कर्ष पर पहुंच गया था। कहा जाए कि जमींदारी प्रथा अपने एकदम विकृत रूप में पहुंच गई थी, लेकिन इन सब के अलावा वहां का संरचनात्मक ढांचे का विकास भी देखने को मिलता है। एक विशाल रेलवे नेटवर्क का विकास उन लोगों ने किया, सड़क का जाल बिछा दिया, परंतु किसानों एवं मजदूरों का जीवन स्तर दिन प्रतिदिन गिरता जा रहा था, क्योंकि सारी व्यवस्था उनकी जो थी शोषण मूलक थी। इंफ्रास्ट्रक्चर का जो विकास किया जा रहा था,
जो रेलवे लाइनें बिछाई जा रही थी, सड़कों का जो जाल बिछाया जा रहा था, ये सब इसलिए किया जा रहा था ताकि यहाँ का शोषण किया जा सके, यहाँ आसानी से हम पहुंच सके और यहाँ से हम जो है ना कि कच्चे मालों को, संसाधनों को अपने मातृ देश तक ले जा सके। इसलिए उन लोगों ने रेलवे का विस्तार किया था कि यहाँ से कच्चे माल ले जाएं, वहां से बनी हुई वस्तुएं लाकर यहाँ बेच सके। सड़कों का जाल इसीलिए बिछाया था। तो कहने का मतलब जो संरचनात्मक विकास कर रहे थे वो भी शोषणमूलक थी, और यही कारण था कि यहाँ के जो है ना किसानों और मजदूरों का जीवन स्तर एकदम दिन प्रतिदिन गिरता जा रहा था, बदतर होता चला जा रहा था। शोषण भी उनका खूब किया जा रहा था। अब जहां तक शिक्षा की हम लोग बात करें तो शिक्षा का जो प्रश्न था, अब तक परंपरागत स्थानीय भाषा में ही वहां शिक्षा दी जाती थी। वहां जो शिक्षा देने का काम किया जा रहा था तो परंपरागत शिक्षा व्यवस्था थी, यानी जो पहले से शिक्षा व्यवस्था पहले बनाई गई थी उसी ढांचे पर चल रहा था। लेकिन अब फ्रांसीसियों ने शिक्षा के क्षेत्र में थोड़ा सा बदलाव किया और फ्रांसीसी भाषा में शिक्षा दी जाने लगी। जो परंपरागत स्थानीय भाषा में शिक्षा दी जाती थी, चीनी भाषा में शिक्षा दी जाती थी, अब उसके स्थान पर फ्रांसीसी भाषा में शिक्षा दिया जाना शुरू कर दिया गया। फ्रांसीसी इसलिए फ्रांसीसी भाषा पढ़ा रहे थे ताकि उन लोगों को यहाँ शासन करने में सुविधा हो सके। लेकिन इस क्षेत्र में भी फ्रांसीसियों को शिक्षा के प्रसार का सकारात्मक प्रभाव पड़ने का डर लग रहा था कि अगर ये लोग शिक्षित हो जाएंगे तो प्रश्न उठाना शुरू कर देंगे, अपने अधिकारों की बात करने लगेंगे, स्वतंत्रता की बात करने लगेंगे। इस प्रकार के सकारात्मक जो है ना कि सकारात्मक प्रभाव का डर फ्रांसीसियों को सता रहा था। इसीलिए जो ये शिक्षा व्यवस्था इन लोगों ने बनाया था, इसको इस तरह से बनाया था कि आम लोगों से दूर रहे, आम लोग शिक्षित न हो पाए। वे क्या करते थे कि जो स्कूल का अंतिम वर्ष होता था, जब स्कूल को पास आउट करना होता था, तो उस अंतिम साल के परीक्षा में अधिकतर स्थानीय बच्चों को फेल कर दिया जाता था। अब इससे तंग आकर के क्या होता था कि स्थानीय बच्चे पढ़ाई छोड़ देते थे। अब उनकी पढ़ाई पूरी नहीं हो रही है, कितने दिनों तक लोग पढ़ेंगे, तो तंग आकर के स्थानीय लोग पढ़ाई छोड़ देते थे। तो इस प्रकार जो है ना कि स्थानीय लोगों को शिक्षा से दूर रखा जाता था। स्थानीय जनता एवं कॉलोनों के जीवन में जमीन आसमान का अंतर देखने को मिलता है। यही कारण है कि इतनी बड़ी जो खाई बढ़ने लगी, जनता को स्पष्ट ये चीजें नजर आने लगी, तो जनता में दुर्भावनाएं बढ़ने लगी, आक्रोश की भावनाएं बढ़ने लगी। और परिणाम यह हुआ कि 1920 के दशक आते आते छात्र छात्राएं राजनीतिक पार्टियां बनाना शुरू कर दी, और हनोई विश्वविद्यालय का बंद किया जाना फ्रांसीसी शोषण की पराकाष्ठा को दर्शाता है। यानी इस तरह की व्यवस्थाओं से परेशान होकर के छात्र छात्राएं क्या करने लगे, राजनीतिक पार्टियां बनाने लगे। तो 1920 के दशक तक छात्राएं राजनीतिक पार्टियां बनाना शुरू कर दिए। राजनीतिक पार्टियां बनाना शुरू कर दिए और हनोई विश्वविद्यालय का बंद होना फ्रांसीसी शोषण के
जो हनोई विश्वविद्यालय वहां का एक प्रसिद्ध विश्वविद्यालय था, उसका बंद हो जाना फ्रांसीसी शोषण की पराकाष्ठा थी। शोषण के पराकाष्ठा यानी ये बताता है कि किस हद तक फ्रांसीसियों ने हिंद चीनी लोगों का शोषण किया और शिक्षा व्यवस्था को किस तरह से चौपट करने का प्रयास किया कि वहां जो पहले के स्थानीय विश्वविद्यालय हनोई विश्वविद्यालय था उसको भी फ्रांसीसियों ने बंद करवा दिया। तो मेरे प्यारे बच्चों, इस तरह से फ्रांसीसियों ने जो है ना कि हिंद चीन पर अपना शासन स्थापित किया था और इस तरह से वो शासन करते थे। अब आप देख रहे हैं कि इस प्रकार की शासन व्यवस्था से तंग आकर के जनता जो है कि निश्चित रूप से फ्रांसीसियों के विरुद्ध अपनी स्वतंत्रता की लड़ाई लड़ेगी। तो अब हम ये देखने का प्रयास करेंगे किस प्रकार से हिंद चीनी जनता में राष्ट्रीयता की भावना जगी, राष्ट्रीयता का विकास हुआ और वे लोग अपनी आजादी की लड़ाई शुरू की। तो हमारा अगला टॉपिक क्या होगा? हिंद चीन में राष्ट्रीयता का विकास। हिंद चीन में राष्ट्रीयता का विकास। हिंद चीन में राष्ट्रीयता का विकास। तो प्यारे बच्चों, अब हम देखेंगे किस प्रकार से इन शोषण के विरुद्ध फ्रांसीसी जनता में, फ्रांसीसी लोगों में अपने राष्ट्र के प्रति राष्ट्रवादी भावना का विकास हो। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि किसी भी देश में आप जाइएगा, किसी भी देश की स्वतंत्रता आंदोलन को पढ़िएगा, तो जब भी किसी ने अपना उपनिवेश स्थापित करने का प्रयास किया तो प्रारंभ से ही उनको विरोधों का सामना करना पड़ता था। जैसे भारत में ही देखा जाए, ये नहीं कि अंग्रेज आए यहाँ आसानी से अपना पैर पसारे और शासन करना शुरू कर दिए, नहीं। अगर वो यहाँ आए, राजाओं को हराया, तो उनको विद्रोहों का सामना करना पड़ा। उसी तरह हिंद चीन में भी फ्रांसीसी उपनिवेशवाद को समय समय पर विद्रोहों का सामना प्रारंभिक समय से ही, प्रारंभिक दिनों से ही झेलना पड़ रहा था। यानी शुरू से ही उनका विरोध हो गया था। परंतु 20वीं शताब्दी के शुरू में यह अपने जो है बहुत प्रखर रूप में दिखने लगा, यह मुखर होने लगा, अर्थात उग्र रूप पकड़ लिया। 20वीं शताब्दी तक यह उग्र रूप में दिखने लगा। अब छोटे छोटे मामले में भी लोग अपना असंतोष प्रकट करने लगे, हड़तालें करने लगे, आंदोलन करने लगे, सरकार के विरुद्ध आवाज उठाने लगे। उसी परिप्रेक्ष्य में क्या होता है कि 1903 में फान बोई चाउ ने दुई ताइन हुई नामक एक क्रांतिकारी संगठन की स्थापना किया और इसके नेता कुआंगदे को बनाया गया। क्या होता है? 1903 ईस्वी में फान बोई चाउ ने दुई तान हुई नामक एक क्रांतिकारी संगठन की स्थापना किया और इसके नेता कुआंगदे थे। फान बोई चाउ ने द हिस्ट्री ऑफ द लॉस ऑफ वियतनाम लिख करके पूरे वियतनाम में हलचल पैदा किया। उन्होंने एक किताब लिखी, अपनी एक किताब प्रकाशित किया और इस किताब का नाम रखा द हिस्ट्री ऑफ लॉस ऑफ वियतनाम। वियतनाम ने क्या खोया, इसका इतिहास। अपने इतिहास में वियतनाम ने क्या खोया, इस चीज को जब उन्होंने अपनी पुस्तक में लिखा, वहां की जनता ने इसको पढ़ा तो पूरे वियतनाम में और हिंद चीन में एक हलचल सी पैदा हो गई। यानी क्या होता है? 1903 ईस्वी में फान बोई चाउ ने दुई तान हुई, फान बोई चाउ ने दुई तान हुई नामक क्रांतिकारी संगठन की स्थापना किया, जिसके नेता
क्वांग बे। इसके नेता कौन थे? क्वांग बे। और फान बुइचाउ की पुस्तक प्रकाशित हुई। पुस्तक का नाम था द हिस्ट्री ऑफ द लॉस ऑफ वियतनाम। द हिस्ट्री ऑफ द लॉस ऑफ वियतनाम। इन्होंने जो पुस्तक लिखा उसका नाम था द हिस्ट्री ऑफ द लॉस ऑफ वियतनाम। और इस पुस्तक ने पूरे वियतनाम समेत हिंद चीन में हलचल पैदा कर दिया। अर्थात कहा जाए कि वहां राष्ट्रवादी भावनाओं को बहुत प्रबलता से ऊपर उठा दिया। अब लोग अपने देश की स्वतंत्रता के लिए जो है ना कि लड़ना शुरू कर दिया, आंदोलन शुरू कर दिया। लोग अपने देश के प्रति बहुत उग्र विचारधारे वाले हो गए। इसी दौरान सन 1905 ईस्वी में जापान द्वारा जब रूस को हरा दिया जाता है, याद होगा आप लोगों को, मैंने पहले भी इसकी चर्चा की है कि 1905 ईस्वी में रूस जापान जो युद्ध हुआ था, इस युद्ध में जापान ने रूस को हरा दिया था। यह हिंद चीनियों के लिए प्रेरणा का स्रोत बन गया। अब हिंद चीन एशिया के देश थे और फ्रांस यूरोपीय देश था। तो पहले से तो लोगों के अंदर यह भय हुआ करता था कि यूरोपीय श्रेष्ठ हैं और हम लोग कमजोर हैं, हम यूरोपियों का कुछ नहीं बिगाड़ सकते। लेकिन एशिया का एक देश जापान और यूरोप के महाशक्ति रूस को जब पराजित किया 1905 के युद्ध में, तो यह देख करके हिम्मत बढ़ गई सभी एशिया के देश के लोगों को। सभी एशियाई देशों में यह हिम्मत बढ़ गई। सभी एशियाई देशों के लिए प्रेरणा का स्रोत बन गया कि जो अगर जापान कर सकता है तो वो हम भी कर सकते हैं। अर्थात जापान अगर रूस को हरा सकता है तो हमारे ऊपर शासन करने वाले हम लोग इस ब्रिटिश और फ्रांसीसियों को भी हम लोग हरा सकते हैं। तो यह एक प्रेरणा का स्रोत बन गया। उसी समय रूसो, मोंटेस्क्यू जैसे फ्रांसीसी विचारकों के विचार ने भी इन जनताओं को उद्वेलित करने का काम किया। इन सबों के विचार से भी जनता में कुछ भावनाएं उठी। और उसी समय एक दूसरे राष्ट्रवादी नेता थे फान चू त्रिन। एक दूसरे राष्ट्रवादी नेता थे फान चू त्रिन, जिन्होंने राष्ट्रवादी आंदोलन को राजतंत्रीय स्वरूप से गणतंत्रीय स्वरूप बनाने का प्रयास किया। उन्होंने क्या किया, ये जो राष्ट्रवादी आंदोलन था तो राजतंत्रीय व्यवस्था पर, जगह राजतंत्रीय स्वरूप में था, अब इसको ये गणतंत्रवादी बनाने का प्रयास करना शुरू कर दिए। किन्होंने? फान चू त्रिन ने। और उधर जापान में शिक्षा ग्रहण करने गए थे जितने भी विद्यार्थी, वहां के अधिकतर विद्यार्थी शिक्षा ग्रहण करने के लिए जापान गए हुए थे। और डॉक्टर फन्यात सेन के नेतृत्व में चीन में जो सत्ता परिवर्तन हुआ था, ये इन सब ने इन लोगों को बढ़ावा दिया। जो अभी मैंने बताया कि क्या होता है कि फांचू त्रिन नामक एक राष्ट्रवादी नेता थे, उन्होंने वो जो इस आंदोलन को, यह राजतंत्रीय स्वरूप का आंदोलन था, इसको वे गणतांत्रिक स्वरूप में बदलना चाहते थे। और इसी प्रयास में वो फांचू त्रिन लगे हुए थे। और उधर जो जापान में शिक्षा ग्रहण करने गए विद्यार्थी थे, वो भी गणतंत्रवादी विचारधारा के समर्थक थे, अर्थात फांचू त्रिन के समर्थक बन गए। और इधर जो चीन में डॉक्टर फन्यात सेन सत्ता परिवर्तन करने का प्रयास कर रहे थे, ये भी इन छात्रों को बढ़ाने का काम किया, उन्हें हिम्मत देने का काम किया। और इसी से जो है ना कि प्रभावित होकर के जो जापान में शिक्षा ग्रहण करने स्टूडेंट गए थे, जो छात्र गए थे, इन लोगों ने एक संगठन बनाया जिसका नाम रखा गया वियतनाम मुक्ति एसोसिएशन। अर्थात उनका नाम उन्होंने वियतनाम कुआन फुक होई नाम रखा, वियतनाम कुआन फुक होई, जिसका अर्थ होता है वियतनाम मुक्ति एसोसिएशन। तो क्या हुआ, फान चू त्रिन जो थे, फान चू
त्रिन, फांसुत्रिन आंदोलन के राजतंत्रीय स्वरूप को गणतंत्रीय स्वरूप में बदलने का प्रयास कर रहे थे। फांसुत्रिन जो है यह है आंदोलन के राजतंत्रीय स्वरूप को गणतंत्रीय स्वरूप में बदलने का प्रयास कर रहे थे और जापान में शिक्षा ग्रहण करने गए विद्यार्थी इन्हीं विचारों के समर्थक बन गए और उन विद्यार्थियों ने यानी जापान में शिक्षा ग्रहण करने गए विद्यार्थियों ने इन्हीं विचारधारा के समर्थक थे और इनसे प्रभावित होकर के इन सभी विद्यार्थियों ने वियतनाम क्वान फुक हुई जिसका अर्थ है वियतनामी मुक्ति एसोसिएशन की स्थापना किया। और उधर डॉक्टर सन्यात सेन जो चीन में सत्ता परिवर्तन करना चाहते थे उन्होंने भी उनके इस प्रयास ने भी यहाँ के जनता में इन जनता के आक्रोशों को और आगे बढ़ाने का काम किया। तो इस प्रकार से हम देख रहे हैं कि हिंद चीन में राष्ट्रीयता का विकास इन्हीं सभी चरणों से होता है। अगर देखा जाए तो हिंद चीन में प्रारंभिक राष्ट्रवाद का विकास जो है कोचिन चीन, अन्नाम, तोंकिन जैसे शहरों तक ही रहा। हिंद चीन का प्रारंभिक राष्ट्रवाद का विकास कोचिन चीन, अन्नाम, तोंकिन जैसे शहरों तक ही सीमित रहा। परंतु जब प्रथम विश्व युद्ध आया तो प्रथम विश्व युद्ध के शुरू होते ही इन्हीं प्रदेशों के हजारों लोगों को सेना में भर्ती कर लिया गया। अब देखो क्या हुआ कि प्रथम विश्व युद्ध जब शुरू हुआ था तो हम देखते हैं कि प्रथम विश्व युद्ध में जितने भी औपनिवेशिक देश थे वे अपने उपनिवेश जहां स्थापना किए थे तो वहां के सैनिकों को भी युद्ध में ले जाकर के झोंक दिए थे। तो इसी क्रम में फ्रांस भी जो है ना कि हजारों लोगों को यहां से जो हिंद चीन से अपनी सेना में ले गया था युद्ध लड़ने के लिए, तो ज्यादातर सैनिक इन्हीं क्षेत्रों से भर्ती हो गए। हजारों सैनिक सेना में शामिल कर दिए। हजारों मजदूरों को बेकार कराने के लिए फ्रांस ले जाया गया और यहां पर इन लोगों को सैनिकों के जो युद्ध के सैनिक थे उनकी प्रथम पंक्ति में खड़ा किया गया। अब आप सोचिए कि प्रथम पंक्ति में खड़ा करने का उद्देश्य क्या हो सकता है? तो फ्रांसीसी या सभी उपनिवेशिक देशों ने यही कोशिश किया था कि हमारी जनता को कम से कम क्षति पहुंचे विश्व युद्ध में, इसलिए इन लोगों ने अपने औपनिवेशिक देशों का सहारा लिया और वहां के सैनिकों को युद्ध के पहली पंक्ति में रखा गया। यह कहने का मतलब ये युद्ध लड़ाने के लिए नहीं ले गए थे, कितने दिनों की ट्रेनिंग देकर ले गए थे। ये इन लोगों को केवल दुश्मनों की गोली रोकने के लिए ले गए थे और पीछे से अपने सैनिकों को लड़ने। तो इनको युद्ध की प्रथम पंक्ति में रखा गया, इसलिए मारे जाने वालों में इनकी संख्या सबसे ज्यादा थी। जब इन्हीं क्षेत्र के हजारों लोगों को सेना में भर्ती किया गया और इनको ले जाकर के युद्ध में पहली पंक्ति में रखा गया, इसलिए मारे जाने वालों की सबसे अधिक संख्या इन्हीं लोगों की थी।
और इन सभी बातों की बहुत बड़ी प्रतिक्रिया हिंद चीनी लोगों पर पड़ा। अब हिंद चीनी लोगों में आक्रोश की भावना बढ़ने लगी और 1914 ईस्वी में ही देशभक्तों ने एक वियतनामी राष्ट्रवादी दल का गठन किया, जिसका पहला अधिवेशन कैंटन में रखा गया। देशभक्तों ने बौखला करके, आक्रोशित होकर के 1914 में ही वियतनामी राष्ट्रवादी दल का गठन किया और इसका पहला अधिवेशन कैंटन में हुआ। लेकिन सशंकित फ्रांसीसी सरकार ने इसको कुचल डाला, क्योंकि फ्रांसीसी सरकार डरी हुई थी और देखा कि इन लोगों ने संगठन बनाया है, तो उन लोगों ने सोचा कि ये हमारे खिलाफ ये षड्यंत्र है, ये हमारी फ्रांसीसी सरकार के विरुद्ध विद्रोह न कर दें। इस डर से क्या किया, इस संगठन को कुचल दिया गया। दूसरी तरफ वहां के जनता की हालत एकदम दयनीय होती जा रही थी, दिन प्रतिदिन उनकी स्थिति एकदम बिगड़ती जा रही थी। चीन का हिंद चीन के कृषि क्षेत्र का उत्पाद व्यापार एवं मत्स्य व्यापार पर सब पर नियंत्रण जो है ना कि फ्रांसीसियों का स्थापित हो गया था। कहने का मतलब कि जो चीन का ये क्षेत्र था, इन पर या तो फ्रांसीसियों का अधिकार होता था या चीन का अधिकार होता था। तो उत्पादन पर, व्यापार पर, मत्स्य पर, इन सब पर अधिकार किनका था? चीनियों का था। लेकिन चीनी लोग इन सब चीजों से अलग थे। अब बताइए कि इनकम का स्रोत सब अपने हाथ में रखे हुए हैं, यहाँ अपना प्रभाव जमाए हुए हैं, तो यहाँ के सुख दुख में आपको भागीदार बनना पड़ेगा। फ्रांसीसियों द्वारा जो इस तरह के शोषण किया जा रहा है उसका विरोध करना चाहिए था। तो मेरे प्यारे बच्चों, अभी हम लोगों ने देखा कि किस प्रकार से जो है ना कि वियतनामी दल 1914 ईस्वी में जो विश्व युद्ध शुरू हुआ वो किस प्रकार से प्रभावित किया। तो डरे हुए फ्रांसीसियों ने इस संगठन को क्या किया? कुचल दिया। अब दूसरी तरफ देखा जाए तो जनता का निरंतर दयनीय स्थिति होता जा रहा था और दूसरी ओर चीन का जो था, हिंद चीन के विभिन्न क्षेत्रों पर अपना नियंत्रण था, लेकिन वे मुख्य राजनीति से अलग रहते थे। इसी कारण जनता ने इससे क्रुद्ध होकर के 1919 में चीनी बहिष्कार आंदोलन पहले शुरू किया। पहले इन लोगों ने चीनियों को ही खदेड़ने का प्रयास किया। तो क्या होता है, हिंद चीन में प्रारंभिक राष्ट्रवाद जो है, प्रारंभिक राष्ट्रवाद तोंगकिन, अन्नाम, मैंने अभी अभी आप लोगों को बताया कि जो शुरुआत में जो राष्ट्रवादी भावना आया हिंद चीन में वो केवल शहरी क्षेत्रों में आया था। तो तोंगकिन, कोचिन चीन, अन्नाम जैसे शहरों तक ही सीमित रहा। अन्नाम तथा कोचिन चीन आदि शहरों तक ही सीमित रहा। लेकिन तुरंत ही क्या हुआ कि जब 1914 का विश्व युद्ध शुरू हुआ और उसमें यहीं की जनता को, हजारों लोगों को सेना में भर्ती किया गया, हजारों लोगों को बेकार के लिए फ्रांस में ले जाया गया और वहां युद्ध की पहली पंक्ति में इन लोगों को खड़ा किया गया। इसलिए मरने वालों की संख्या इन्हीं की सबसे ज्यादा हो गई। जो आगे है वही मरेंगे, इनको इसी उद्देश्य से ले जाया गया भी था, तो मरने वालों की संख्या सबसे ज्यादा इन्हीं की थी। इससे क्या हुआ कि जनता में आक्रोश की भावना बढ़ गई। इसका बहुत बड़ा प्रतिक्रिया जो है हिंद चीन में देखने को मिला और परिणाम क्या हुआ कि 1914 ईस्वी में देशभक्तों ने 1914 ईस्वी में देशभक्तों ने
वहां जो हिंद चीन के देशभक्त लोग थे उन लोगों ने क्या किया, वियतनामी राष्ट्रवादी दल नामक एक संगठन बनाया। ने वियतनामी राष्ट्रवादी दल नामक संगठन बनाया, जिसका पहला अधिवेशन कैंटन में रखा गया। पहला अधिवेशन कहाँ रखा गया? कैंटन में रखा गया। लेकिन क्या हुआ कि फ्रांसीसी लोग इससे जो है कि एकदम सशंकित थे, डरे हुए थे इस आंदोलन को, इस संगठन को, इसके बैठक को देख करके, और उनके मन में शंका बढ़ गई, डर हो गया कि कहीं ये लोग हमारे खिलाफ षड्यंत्र न कर रहे हो, ये जो है ना कि आंदोलन न खड़ा कर दे। इस डर से क्या किया उन लोगों ने, इस अधिवेशन को कुचल दिया, इस पार्टी को भी कुचल दिया। और उधर दूसरी तरफ वहां की जनता की स्थिति दयनीय होती जा रही थी, दिन प्रतिदिन उनकी स्थिति गिरती जा रही थी। और चीन के कृषि उत्पाद, मत्स्य व्यापार, इन सब पर नियंत्रण चीनियों का था, और चीनियों का नियंत्रण है, और चीनी राजनीति से बाहर थे, और राजनीति से बाहर रहने के कारण जो इनकी मदद नहीं हो रही थी। तो इससे क्रुद्ध होकर के जनता ने 1919 में चीनी बहिष्कार आंदोलन शुरू किया। चीनी बहिष्कार आंदोलन प्रारंभ किया, और सबसे पहला लक्ष्य इन लोगों ने यही बनाया कि पहले चीनियों को यहां से खदेड़ दिया जाए। इसके बाद क्या होता है, अब हिंद चीन में जो फ्रांसीसी प्रभुत्व था, इस फ्रांसीसी प्रभुत्व जो था की स्थापना हो गया। यानी पूरी तरह से जो चीनियों के यहां से जाने के बाद पूरी तरह से फ्रांसीसी शासन जो है ना कि हिंद चीन पर स्थापित हो गया। अब उन लोगों ने अपना शासन व्यवस्था पर ध्यान देना शुरू किया, क्योंकि उन लोगों की जब अब साम्राज्य स्थापित हो गया तो अब वे लोग शासन पर ध्यान देना शुरू किया। और सबसे पहले उन्होंने कोचिन चीन को ही सीधे फ्रांसीसी प्रशासन में लिया, कोचिन चीन को सीधे फ्रांसीसी प्रशासन में ले लिया, और बाकी जितने भी क्षेत्र थे जैसे तोंकिन, अन्नाम, कंबोडिया, लाओस, इन सब पर पुरातन राजवंशीय शासन को ही रहने दिया, और राजाओं का ही शासन रहा, वो राजवंशीय व्यवस्था रहने दिया गया इन सभी क्षेत्रों में। इनको डायरेक्ट अपने शासन में नहीं मिलाया, और यहां पर अपने रेजिडेंट भेजे गए, गवर्नर भेजे गए। जैसे भारत में शासन होता था तो आप देखेंगे कि भारत पर शासन करने के लिए गवर्नर भेजे जाते थे, उसी तरह इन सभी क्षेत्रों में एक एक रेजिडेंस भेजे गए। आपके दरबार में हमारा एक अधिकारी रहेगा जो निर्णय प्रक्रिया में भाग लेगा और हमारे आदेशों को आपके तक पहुंचाएगा, और आप क्या कर रहे हैं इस पर निगरानी रखेगा। इस तरह से कहा जाए कि अप्रत्यक्ष रूप से शासन अपने हाथों में ले लिया गया। प्रथम विश्व युद्ध के बाद प्रशासन में कुछ उदार नीतियां भी अपनाने का प्रयास इन लोगों के द्वारा किया गया। जब देखा गया प्रथम विश्व युद्ध के बाद कि जनता में आक्रोश की भावना बढ़ रही है, तब इन लोगों ने क्या किया, कुछ उदार नीतियां अपनाई, जनता को कुछ अधिकार देने का प्रयास किया। और कोचिन चीन के लिए एक प्रतिनिधि सभा का भी गठन कर दिया गया, जिसमें उसके निर्वाचित सदस्य भाग ले सकते थे, भाग लेते थे। साथ ही असैन्य जो प्रशासनिक पद होता था उस पर स्थानीय लोगों को भी अब महत्व दिया जाने लगा। धीरे धीरे उन पोस्ट पर स्थानीय लोगों को भी भर्ती किया जाने लगा। यानी कुछ हद तक ये कहा जाए कि राजघरानों को भी प्रशासन में सुधार करने का प्रयास तो इस तरह से जो छूट दिए गए, राजघराने भी अपने जो है ना कि कुछ उदार नीतियों का
प्रयोग करने लगा। लेकिन जनता अब इन छोटे छोटे सुधारों से, छोटे छोटे अधिकारों से और उदार नीतियों से संतुष्ट होने वाले नहीं थी। अब जनता इससे संतुष्ट होने वाली नहीं थी, अब इन लोगों को पूर्ण स्वतंत्रता चाहिए था। इन्हीं परिस्थितियों में क्या होता है कि सन 1917 ईस्वी में न्यूगन आई क्वोक नामक एक वियतनामी छात्र पेरिस में ही साम्यवादियों का एक गुट बनाते हैं। न्यूगन आई क्वोक, जिनको हम लोग हो ची मिन्ह के नाम से जानते हैं। तो न्यूगन आई क्वोक ने क्या किया, पेरिस में एक साम्यवादी गुट का स्थापना किया। बाद में हो ची मिन्ह शिक्षा प्राप्त करने के लिए क्या करते हैं, पेरिस से मास्को चले जाते हैं। पेरिस से वो मास्को चले जाते हैं और वहां जब पहुंचते हैं मास्को, तो वहां वे रूसी समाजवाद यानी साम्यवाद से प्रेरित हो जाते हैं और साम्यवाद से प्रेरित होकर के उन्होंने 1925 ईस्वी में वियतनामी क्रांतिकारी दल का गठन किया। साथ ही अपने कार्यकर्ताओं को सैनिक प्रशिक्षण देने का भी शुरुआत कर दिया, क्योंकि वो जानते थे कि आजादी के लड़ाई के लिए शस्त्र भी उठाने पड़ सकते हैं। इसीलिए क्या किया कि जब उन्होंने वियतनामी क्रांतिकारी दल का गठन किया तो साथ ही अपने कार्यकर्ताओं को सैनिक प्रशिक्षण देना शुरू कर दिया और 1930 ईस्वी तक वियतनाम के सभी बिखरे हुए राष्ट्रवादियों को एकजुट करके वियतनाम कांग सान डेंग अर्थात वियतनामी कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना उन्होंने किया। यह पार्टी एकदम उग्र विचारों वाली पार्टी थी। तो इस प्रकार उन्होंने एक उग्र विचारों वाली वियतनामी कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना कर देते हैं। तो क्या होता है, अभी हमने बताया कि किस प्रकार से जो है कि यहां तक पहुंचने में जब जनता के आक्रोशों का सामना करना पड़ा और इस तरह के मूवमेंट देखने लगा फ्रांसीसी लोगों ने, और चूंकि उनका शासन भी पूरी तरह से साम्राज्यवादी व्यवस्था स्थापित हो गया था, ये अपना साम्राज्य फैला चुके थे, चीन को भी निकाल दिया गया था। जब वे पूरी तरह से अस्वस्थ हो गए तब उन्होंने शासन व्यवस्था पर ध्यान देना शुरू किया और शासन व्यवस्था पर ध्यान देते हुए बहुत सारे छूट और अधिकार देने का काम किया। जनप्रतिनिधि सभा का गठन किया गया जिसमें चुने हुए निर्वाचित सदस्य को भाग लेते थे। उधर राजघराने भी कुछ हद तक छूट दिया, लेकिन इन नाम मात्र के सुधारों से अब जनता खुश नहीं थी। और इन्हीं दौरान क्या होता है कि 1917 ईस्वी में न्यूगन आई क्वोक जिनका नाम था हो ची मिन्ह, तो मेरे प्यारे बच्चों, हो ची मिन्ह ने 1917 ईस्वी में एक पार्टी का गठन किया। पेरिस में साम्यवादियों का एक गुट बनाया। क्वोक ने पेरिस में ही साम्यवादियों का एक गुट बनाया। साम्यवादियों का एक गुट बनाया और उसके बाद जो है कि वे कहां चले गए, पेरिस से मास्को चले गए। जब मास्को गए यानी रूस गए तो वहां साम्यवाद से प्रेरित होकर उन्होंने तथा साम्यवाद से प्रेरित